अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। 31 अक्टूबर 2019 को तेजगाम में भड़कते शोले 73 अफराद की जान ले गए, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। FDIR की रिपोर्ट में इस बात को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिर 7 मार्च 2021 को लगभग उसी मकाम पर जहां आज हादसा हुआ, एक खातून की जान चली गई, 5 अफराद जख्मी हुए। और फिर आज 7 जून का सूरज तुल हुआ, 46 अफराद की शहादत की खबर लेकर। जब हुक्मरानों जब जिम्मेदारों से पूछें तो कहते हैं पिछले वालों से दरियाफ्त करें और हमसे इस्तीफे जैसी बेतुकी बातें ना करें। जब पिछले वालों से दरियाफ्त करें तो कहते हैं कि मौजूदा लोगों की नाअहली पूरे सिस्टम को ले बैठी है। लेकिन वो मां किससे पूछे जो अपने बेटे की बारात लेकर इस ट्रेन में चढ़ी थी? वो लोग किससे पूछें जिनके घरों में आज सफ़े मातम बिछी हुई है? वो आजम सवाती से पूछें, वो शेख रशीद से पूछें, या वो ख्वाजा साद रफीक से पूछें, क्योंकि उनकी जिंदगी बेतुकी बेमानी हो गई है। इसके अलावा भी बहुत से मामलात पर बात करेंगे। अपने पैनल को खुशामदीद। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत हैं बराए इत्तलात। कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अमीनुल हक साहब वफाकी वजीर IT हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। अपने मोअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ तो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अब तक की इमदादी कार्रवाइयों और कुछ तहकीकात से मुताल्लिक जान लेते हैं। अमीन हफीज़ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीन, बताइएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ क्या मुकम्मल हो गई? अमीन जैसे ही हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे भी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ़ारूक हबीब साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वजीर आजम साहब का एक बरमला मौक़िफ़ रहा है जब वो अपोजिशन में थे कि जब भी कोई बड़ा हादसा हो इस्तीफ़ा दिया जाए, लेकिन अब यकसर हमने तब्दीली देखी है उस मौक़िफ़ में। वैसे वो शॉर्ट फॉर इंस्टेंस याद दहानी के लिए आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद उससे जुड़ा सवाल भी कर लेंगे। हादसा हुआ, ये नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस मतलब ये कि कोई कसूरवार है। रेलवे के वजीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ, मुतादिद 2-3 नहीं दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं, छोटे बड़े इस 3 साल के अरसे में। फरूक साहब, आप भी यही समझते हैं कि इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल बेतुका है? देखें, बात यह है, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि आज का जो हादसा हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जितनी इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है, इसके ऊपर जितना अफसोस करें उतना कम है। और ज़ख्मी भी हैं, और बर वक्त जो है वो वहाँ पर कोशिश की गई कि सुबह वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो सकें। मेरी ख़ुद चीफ़ सेक्रेटरी सिंध से भी बात हुई, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब से भी बात हुई, इवन जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ भी मेरी रहीम यार ख़ान के अंदर भी बात हुई। इमदादी सरगर्मियों का भी सुबह से हमें जायज़ा लिया, और वज़ीर रेलवे मौके के ऊपर वहाँ पर ख़ुद भी पहुँचे हैं, और वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चीज़ों का जो है वो ख़ुद जायज़ा ले रहे हैं। जहाँ तक रही बात ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसकी वजूहात थी, उसके हवाले से रेलवे का एक FGR का एक अपना सिस्टम मौजूद है, और वो इसकी तहकीकात भी करेंगे, और तहकीकात करके हक़ाइक़ भी सामने लेकर आएंगे और लोगों के सामने रखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं। जहाँ तक रही बात इस्तीफ़े के हवाले से, तो हो जाएगा, लेकिन जितने भी जिम्मेदारों से फ़ारूक साहब हम बात करते हैं, इस्तीफ़े के बारे में भी आप जवाब दीजिएगा। ML1 सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, और जाहिर है अब जो माजी के हुक्मरान हैं जिनको फवाद चौधरी साहब मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो प्रिलिमिनरी खाका भी बनाकर दे गए थे, क्यों नहीं शुरू किया जा? देखें अब्दुल्ला, बात यह है कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते। मैं ख़ुद रेलवे मिनिस्ट्री में एज ए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर के ऊपर काम कर चुका हूँ। ले आ जाएँ, बैठ जाएँ। ये आज का असल मसला, मैं भी असम्बली से आ रहा हूँ। देखें, ये मसला कोई लाशों के ऊपर या हादसात के ऊपर सियासत का नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि आया हमने इस मुल्क के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी थी, जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करनी थी, वो हमने की हैं या नहीं की, उसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी है। मसला ये है कि आपने आप मोटरवेज़ बनाएं, अच्छी बात है, बना ली आपने, लेकिन जो रेलवे है, रेलवे किसी भी मुल्क के कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक स्ट्रेटेजिक पहलू होता है, स्ट्रेटेजिक हिस्सा होता है
कि आपकी माल गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट, आपका ट्रांसपोर्ट होना है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होनी है, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होने हैं। और मुझे आप ये बता दें कि ये हकायक हैं, फिर सच्ची बात है तो फिर सुन लें, रेलवे का जबकि ब्रिटिश का निज़ाम बना है, कोई मेजर इंटरवेंशन नहीं हुई यहाँ पर। अगर आपने हादसात के ऊपर ही हमने बातें करनी है, मैं आज इन मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, मेरा क्योंकि दिल खुद दुखी है कि इतनी जानें जो हैं वो ज़िया हुई हैं, मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता। ये मेरे पास हर साल की लिस्ट मौजूद है। आज मुझे अफसोस हुआ जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी आकर उसके ऊपर सियासत की, एहसन इकबाल ने भी पार्लियामेंट के ऊपर आकर उसके ऊपर सियासत की। यहाँ पर तो 2008 से 2013 में साद रफीक ने भी बातें की, और सुबह जब सबसे पहले जियो न्यूज से ही बात हुई थी, वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब की बात का आगाज उन्होंने वहीं से कर दिया था। और बेतुकी वाली बात का भी आप बता दें जी जी, यही बात साथ में जोड़ लें कि इस्तीफे का मुतालबा बेतुका है। जी, एक मिनट जरा सुन लें। देखें, बात यह है कि सुबह 8 बजे से ऑनवर्ड मैं भी मीडिया के साथ राब्ते में रहा हूँ। टीवी के ऊपर आकर हमने लोगों को हकायक भी बताए हैं, तमाम चीज़ें बताई हैं। देखें, एक हादसा होता है, हादसे के बाद एक पैनिक की सिचुएशन होती है। उसके बाद सिचुएशन ये है कि हमने आया अपनी डिबेट को प्रोडक्टिव अंदाज से आगे लेके जाना है ताकि प्रिवेंशन हो सके और ज़िम्मेदारी का भी तयन हो सके। या हमने एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग करनी है। पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं है। भाई मेरे, मैं आपके सामने हकायक रख देता हूँ। ये जो ML1 मनसूबा है, ये ML1 मनसूबे की आज बड़ी बातें कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब चाइना गए हैं पहले दौरे के ऊपर, तो उन्होंने चाइनीज़ सदर से ख़ास तौर के ऊपर रिक्वेस्ट की कि इसको CPEC का ख़ास तौर के ऊपर, ये पाकिस्तान और CPEC के दरमियान हमारा एक स्ट्रेटेजिक मनसूबा है जो रेलवे का है, इसका प्रीलिमिनरी डिज़ाइन ही नहीं बना हुआ था कि कहाँ से ये गुजरेगी, क्या कितना लंबा ट्रैक होगा, कहाँ कहाँ टेक्निकली चीज़ें होंगी। प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर नेशनल रेलवे अथॉरिटी के वहाँ से लोग आए, कंसल्टेंट्स आए, जिन्होंने प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बनाया। PC1 जो है वो हमारी हुकूमत ने बनाकर सबमिट किया, प्लानिंग मिनिस्ट्री ने PC1 को मंजूर किया, फिर इसकी अप्रूवल एक्निक से भी हो चुकी है। ये $6.8 बिलियन का से अगस्त में अप्रूवल हो गई थी। सुन ले। और आप तो कह रहे हैं कि इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन नहीं बना, यानी ख्वाजा साद रफीक का जो दावा है कि वो लोग इसका प्रिलिमिनरी डिजाइन बनाकर गए थे, वो गलत है आपके मुताबिक। मैं नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर चैलेंज के साथ कैटेगोरिकली वो जो कहते हैं प्रीलिमिनरी डिज़ाइन बना हुआ था, उसको मैं गलत साबित करता हूँ। ये इन्होंने आज कहा जी हम PC1 भी बना गए थे, PC1 भी हम अप्रूव करा गए थे, PC1 भी नहीं अप्रूव हुआ था। कुछ काम हुआ था क्योंकि 2017 के अखबारों के तराशों में इस मंसूबे का तस्करा है। आप जितने मर्जी तराशे निकालने, 2013 से 2018 के दरमियान ये कहते हैं हमने बिजली घर लगा लिए, हमने फलानी मोटरवे बना ली, तो फिर ML1 भी बना लेते ना, क्यों नहीं बनी? ये सवाल भी तो पूछे ना। इसका जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि इनकी तवज्जो इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे की जानिब नहीं थी। ये वही मंसूबे हैं, वही बातें जो करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं इनकी तवज्जो इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे की जानिब नहीं थी। अब इन्होंने जो PC1 जमा करवाया था वो 9.1 मिनट तक तफसील दीगर भी मेहमान है ना, आपकी तरफ दोबारा आते हैं सर, आपकी तरफ दोबारा। जी जी, दीगर लोगों को शामिल कर लें सर क्विकली। सर अब आपकी तफसील सर आंखों पर, लेकिन बाकी भी मेहमान हैं, आपसे तफसील हम अगले सवाल में ले लेंगे। कादिर साहब बताइएगा, आज ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है, मौजूदा पिछलों को जिम्मेदार ठहराते हैं, पिछले कहते हैं जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, सिस्टम ठीक नहीं हो पाता, बस सियासी बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों तक ही मामला महदूद रहता है। अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और क्योंकि मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान का सरपरस्त आला भी हूँ, तो इस वजह से मैं अपने मज़दूर भाइयों और ख़ास तौर उन लवाकिन को जो इस ट्रेन में सफ़र करे थे और अपनी जान गंवा दिए, मैं उनके साथ ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। और जब आप सुबह शो कर रहे थे और आपने रेलवे के जो सेक्रेटरी थे हबीबुल्लाह या हबीब रहमान गिलानी साहब से, और आपने सवाल किए, मैं नाज़रीन के सामने आपका सवाल चेयरमैन रेलवे, आपका सवाल आपके दोहरा देता हूँ। जब आपने सवाल किए कि हादसा हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि ये हादसे होते रहेंगे जब तक ML1 नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताओ, अभी मैं असम्बली के इजलास से आ रहा हूँ, और जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा मैंने खड़े होके वहाँ पे मैंने कहा कोई बिल कोई चीज़ ना होगा, रेलवे की बात हुई, और मैंने यही बात आप वाली बात पार्लियामेंट के अंदर ये कही है स्पीकर साहब से कि इनका जब चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जब तक ML1 नहीं बनेगा तब तक नहीं हुआ। और फिर अभी जब आप फ़ारूक हबीब साहब से सवाल कर रहे थे और आपने इमरान खान साहब का वो क्लिप सुनवाया था, तो मैं दिल में सोच रहा था कि ये जवाब क्या देंगे।
मगर उसने इधर उधर मगरब मशरक मतलब जवाब नहीं दिया है कि बाबा आप जब रेलवे के उस वजीर जवाब का को मौका हम देंगे फारूक साहब को। आप जब रेलवे के वजीर को आप जिम्मेदार ठहराते थे, आप इन हादसात के ऊपर सियासत करते थे। आज आप नया पाकिस्तान के अंदर आपने 3 महीने के अंदर पता नहीं क्या दूध के नहरें बहाने थी, आपने क्या अच्छा, कर मजदूर दिया है? यूनियन के जाहिर है आपका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है कादिर साहब रेलवे के मजदूरों के साथ, रेलवे के साथ। जनरल परसेप्शन मजदूरों की क्या कहती है? जाहिर है एक तो अवामी परसेप्शन होती है, अवामी परसेप्शन को तो चलें साइड पे रख दें। मजदूर जो हैं वो किस दौर में ज्यादा खुशहाल अपने आप को महसूस करते थे या मुतमईन किस दौर में थे? अब पीटीआई भी आपकी सियासी हरीफ है और मुस्लिम लीग नून भी इससे पहले जो बरसर इख्तिदार थे उनसे भी आजकल आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है पीपल्स पार्टी के। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं फिर बात करूंगा, फिर अपनी तारीफ हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मज़दूरों की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के दौर में 150% बढ़ी है। और इनके दौर में जो हाल है, अरबों रुपए सिर्फ कराची डिवीज़न के पेंशन की मद में मज़दूर जो रिटायर हो चुका है बेचारे, उनकी अरबों रुपए की मद में। लेकिन उसके बाद अभी परसों बुध वाले दिन 12 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन में पाकिस्तान भर की मज़दूरों का बहुत बड़ा इज्तिमा है, जिसमें मैं इस्लामाबाद से जाऊंगा। और 11 तारीख को जब ये बजट पेश करेंगे, वहाँ इस बजट अपना असम्बली के सामने बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होगा मज़दूरों की तरफ से तनख्वाहों की मद में। ये हादसा जब आ गया तो ये उसके यानी उनकी ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़क दिए उन्होंने। अब सवाल ये कि हम कब तक टॉक शो करते रहेंगे, हम कब तक रोते रहेंगे, हम सुन रहे, हम कब तक रोते रहेंगे, हम कब तक टॉक शो करते रहेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक ML1 नहीं बनता तब तक प्रॉब्ली शायद ये हादसा होते रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस पे पैसे लगाएंगे तो ML1 बनेगा तो फिर ये पैसे सारे जाया हो जाएंगे। जाहिर गरीब मुल्कों के एक सवाल और सुने अब्दुल्ला साहब, एक सवाल नहीं किया जा सकता। आपकी सुबह चेयरमैन की गुफ्तगू के साथ मैं एक सवाल करूं, अगर आपने डिक्लेयर किए कि ML1 हम बनाएंगे, इस पे पैसे ज़ाया होंगे, तो मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देना चाह रहा हूं कि अगर एक ब्रिज खस्ता हालत में हो और जब आपको पता है कि हमने नए ब्रिज बनाना हो तो उसके ऊपर पैसे खर्च कर, ठीक है यहाँ बात सही है, फिर उस ब्रिज के ऊपर आप ट्रैफिक क्यों जाने दे रहे ताकि वो हादसा के शिकार हो? इसका जवाब है इनके पास? सवाल तो बहुत से हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मेंटेनेंस के हवाले से भी सवालात उठाए कि कितना फंड्स मुख्तस करते हैं। फारूक साहब आपसे सवाल पूछेंगे, अमीन साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अमीन हफीज़ भी हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अमीन, ये बताइएगा कि क्या इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई? ज़ाहिर है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक और बड़ा अहम पहलू है, DS सक्खर ने कहा था कि जनाब मैंने तो बता दिया था, रिपोर्ट भेज दी थी कि ये ट्रैक सही नहीं है और मुख्तलिफ मकामात से ख़राब है, और चीफ इंजीनियर का भी उसके बाद ख़त सामने आ गया कि उनको तमाम वसाइल दे दिए गए हैं, आप ठीक कर लें। और 4 जून की गालिबन ये बात है। उसके बाद 7 मार्च 2021 को जो हादसा हुआ था उसमें क्या DS सक्खर को अनफिट फॉर द जॉब करार दिया गया था? इसमें कितनी हकीकत है? और अगर वो अनफिट फॉर द जॉब करार दिए गए थे तो क्या वो अब तक जॉब पे? जी, इस वक्त जो DS सक्खर हैं वो उस वक्त DS सक्खर ही थे। और ये जो FGIR रेलवे में एक अदारा है, तहकीकाती अदारा है, ये उस वक्त तहकीकात करता है किसी भी ट्रेन हादसे की जिसमें ट्रेन हादसे में ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता है। तो उन्होंने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में उस हादसे के हवाले से DS साहब के बारे में लिखा कि ये मजाजन, फितरतन और जहनी तौर पर इस तरह के हैं कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे रखना मुनासिब नहीं है। हुकाम बाला इनके तबादले के हवाले से मामलात को गौर करें, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसी DS ने एक बाकायदा तहरीरी ख़त लिखा, चूँकि ये वही DS है जिसने लाहौर में इम्पॉर्टेंट असामियों पर रहे, विजिलेंस में इसने बड़ा काम किया। इसने वो ख़त लिखा मुजाज हुकाम को और ये कहा कि सक्खर डिवीज़न का ट्रैक दुरुस्त नहीं है, इसको बहुत बेहतर किया जाए वगरना हादसा होंगे। अब उसके बाद चीफ इंजीनियर साहब का हाथ आता है कि जनाब हमने उस DS को ये बता दिया था कि आपको हमने सारा मटेरियल दे दिया, फंड्स दे दिए, आप उसको दुरुस्त करें। अब मटेरियल फंड देने से सरकारी महकमों में फौरी काम शुरू नहीं हो जाता, टाइम लगता है अब्दुल्ला साहब, टेंडर देने पड़ते हैं, प्रोसीजर होता है। 2 महीने पहले हाथ दिया। क्विकली, जब FDIR की रिपोर्ट ये कहती है कि अनफिट फॉर द जॉब हैं, इनका मिजाज ठीक नहीं है, मैंने वो सारे पॉइंट्स पढ़े, तो इनको तब्दील करना या इनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करना या इनकी जगह किसी और को तैनात करना, ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी में आता है?
ये तो चेयरमैन रेलवे साहब की जिम्मेदारी है, वफाकी वजीर रेलवे साहब की जिम्मेदारी है। जो ग्रेड 19 के अफसर को डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो मिनिमम ग्रेड 20 की पोस्ट है उस पे लगा देते हैं, जिम्मेदार तो फिर ये है। फिर इनसे जब इस्तीफे की बात करें कि जनाब इतना बड़ा हादसा हो गया, वजीर साहब आप इस्तीफा दे दें, चेयरमैन साहब आप इस्तीफा दे दें, कहते हैं जनाब हम तो दफ्तर में बैठे हुए हैं, बातें ना हम करें कोई क्योंकि इंजन फिर के ऊपर तो नहीं बैठे हुए थे। आज जो है ना ये इस्तीफे का मुतालबा बेतुका करार पाया है। बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, हमें क्विकली अपडेट कर रहे थे वक्त की किल्लत। अमीनुल हक साहब आपकी तरफ आएंगे। अमीनुल हक साहब, आप जाहिर है आप प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप वफाक में इत्तेहादी हैं, आप सिंध हुकूमत के खिलाफ 15 जून को एहतजाज भी करने जा रहे हैं। ये जो वफाकी महकमे हैं और वफाक के जो मामलात हैं इसमें भी आप लोग कुछ प्रेशर देते हैं कि रेलवे का एक पूरा महकमा है, जाहिर है अब तक 3 साल गुजर गए हैं, उसकी बेहतरी के लिए क्या किया गया है? देखिए अब्दुल्ला, आज का जो वाक़या है मैं समझता हूँ इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक है। और हम सबको पता है कि रेलवे जो है वह गरीबों की सवारी है, लोअर मिडिल क्लास सफ़र करते हैं, और इन गरीबों के जान और माल की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर मैं पिछले 70 साल तारीख उठा के देखता हूँ तो ये नज़र आ रहा होता है कि हमेशा साल में 3 से 4 बड़े हादसा होते हैं, लेकिन क्या हम उससे सबक हासिल कर रहे हैं? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। हाँ, जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि क्या मिनिस्ट्री को बेहतर कैसे किया जा सकता है, देखिए हम MKM पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ IT उनके पास है, और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रेलवे का तमाम रिजर्वेशन सिस्टम बैठ गया था। फौरी तौर पर जब रेलवे काम ने हमसे रब्ता किया, हम उनके साथ शामिल हुए और विद इन 24 आवर उनके रिजर्वेशन के तमाम सिस्टम को अपग्रेड करके इंटैक्ट कर दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका डाटा सेंटर भी हमारे पास यानी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुस्तकबिल में रिजर्वेशन के हवाले से कोई उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जहाँ जो डिपार्टमेंट मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर ऑफ IT से रब्ता करता, हम अपनी उसके। अच्छा अमीन साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है? आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपको लगता है जब इस तरह वाक़यात हों क्विकली तो इस्तीफ़ा देना चाहिए जो मुतल्लिका वज़ीर है उसको? देखिए जो मेरा ख्याल है कि अमीन हफीज़ जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ा मस्तनद रिपोर्टर है, और उसने बहुत अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं पे प्रोसीजर की कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आ रहा है। एक DS साहब कुछ फरमाते हैं, चीफ इंजीनियर साहब कुछ फरमाते हैं, और ये प्रोसीजर जैसे बताया है कि टेंडर करने में पेपर रूल्स के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ बिल्कुल आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के तवज्जुह से कि यस, इसके ऊपर एक कमीशन, सबसे पहले ये कि रेलवे के सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, और नंबर 2 क्या है कि एक इंक्वायरी बैठाई जाए, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, और मेक श्योर इंक्वायरी बैठाई जाए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है फारूक साहब, जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है ख्वाजा साद रफीक साहब ने। आप इससे पहले कुछ हकायक बता रहे थे, तो हम चाहेंगे कि आपके लिए दोबारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप कुछ बताएं। एक तो आपने कहा कि जी ML1 का प्रिलिमिनरी डिज़ाइन उन्होंने नहीं बनाया था, और वो जो दावे कर रहे हैं ML1 से मुताल्लिक वो गलत बयानी पर मबनी है। उन्होंने कहा कि जी एक्निक से अप्रूव कराना कौन सा बड़ा काम है, 3 साल से क्यों नहीं शुरू कर सके। फिर उन्होंने साथ ही कह दिया कि जो हादसात हैं इस हवाले से जुडिशल कमीशन बना लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेंटेनेंस बजट पे भी बात करते रहे। उन्होंने वैसे एग्जैक्टली क्या कहा, क्विकली मैं आपको सुनवा देता हूँ और फिर आप तफसील से जवाब लेंगे। जरा सुनाइएगा जी, सुनाएं जी। लगा के आपने काम करना चाहा, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। ये इल्ज़ाम तराशी का वक्त नहीं है। हमारी बार तो आप इस्तीफे मांगते थे, हम तो ऐसी कोई बात नहीं कहते, लेकिन आप रेलवे पे सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगियों से ना खेलें और हम पर इल्ज़ाम आयद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात अगर उनमें हिम्मत है, और वज़ीर दाखिला में जो पिछले वज़ीर रेलवे हैं, तो वो सामने लाए ना, हमारे दौर का तरक्याती बजट क्या था, आप रेलवे को क्या दे रहे हैं, हम मेंटेनेंस में क्या देते थे, आप क्या दे रहे हैं। और जब आप कुछ देंगे नहीं रेलवे के महकमे को और उससे आप कारकर्दगी मांगेंगे तो कारकर्दगी आपको नहीं मिलेगी, और खुदा न खास्ता ऐसे हादसे होंगे जिनसे बचना नहायत ज़रूरी है। मैं ये ज़ोर दे के कहूँगा कि ML1 पे जो CPEC का प्रोजेक्ट है, मौजूदा हुकूमत टोटली फ्लॉप हुई है। इन्होंने उसको 3 साल डिले किया है। टेक्निक से अप्रूवल करवाना कौन सा काम है, सारे काम तो हम कर गए हुए हैं। इवन प्रिलिमिनरी डिज़ाइन भी हम बना गए थे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए मॉट मैकडोनल्ड जो थी एक इंटरनेशनल फर्म है, उसकी भी तकर्री हो चुकी है थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल के। लेकिन अगर आप काम ही ना करना चाहेंगे, अगर आप कोई पेशकदमी नहीं करेंगे और अगर ये हालात रहे तो रेलवे चंद साल में खाकम बदन बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला जो शहदा हैं उनके दर्जात को बुलंद करें, उनके पसमानदगान को सब्र जमील दें, और इस हुकूमत को तौफीक दें कि वो बुहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और नैब के ज़रिए इंक्वायरियाँ करवाने की बजाय वो अपना काम करें। फारूक साहब,
सुन लिया आपने, काफ़ी तवील फहरिस्त उन्होंने कहा है कि जनाब वो तो एक एक्सटर्नल ऑडिट के लिए किसी फर्म को भी लीगल चैनल के थ्रू मुतय्यन कर गए थे, सब कुछ कर गए थे। अब बता दें आपका क्या मौक़िफ़ है? आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, इनका एक माइंड सेट है। ये तो कहेंगे कि ये कैमरा भी इन्होंने ईजाद किया हुआ था। ये इस किस्म की बातें ये पूरी नून लीग करती है, लिहाजा मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि ये फिर बना लेते थे ना। 2013 से 2018 तक मोहतरम वज़ीर थे, तो ML1 बन जानी चाहिए थी ना, उसके ऊपर एटलीस्ट काम शुरू करवा देते। एक्निक से लेना अप्रूवल कौन सी बड़ी बात है? तो कौन सी बड़ी बात थी? फिर ML1 5 साल में बन जानी चाहिए थी, कौन सी बड़ी बात है? मसला क्या है? अभी ये बात हो रही थी, यही वज़ीर मौसूफ़ हैं जिनके दौर में 2015 में, मैं बता रहा हूँ, रेलवे का 2011 से 2020 का मेरे पास ये सारा डाटा मौजूद है हादसात का, और क्या क्या हादसात हुए वो भी तफसीलात मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा हादसात जो एक साल में हुए 2015 में वो 175 हैं, वो इन्हीं वज़ीर मौसूफ़ के दौर के अंदर हुए। यही PMLN जो आज चीखें मार रही है, मगरमच्छ के आंसू हो रही है, तो उनको बना लेते जुडिशल कमीशन उस वक्त, या अब बना लेते हैं। फिर सब हादसात की, जब से हादसात हो रहे हैं, फिर तफसीलात हक़ाइक़ सामने आ जाएंगी, किस किस ने कितने कितने पैसे रखे वो भी पता चल जाएंगे। मगरमच्छ के आंसू ना बनाएं। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में आलम यह था कि जब बीबी शहीद हुई तो जिस अंदाज से बोगियाँ जलाई गई, जिस अंदाज से आग लगी, वो तो एक अलहदा पहलू, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो उस दौर के वज़ीर थे, ANP के इनके कोलिशन पार्टनर थे, उन्होंने कहा था कि उनकी क्योंकि ख़ुद गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने कहा कि रेलवे बंद कर दो, इसको कैंसर हो गया है। रेलवे को 40 अरब रुपए का रिकॉर्ड खसारा ये छोड़ के गए थे। उस वक्त कौन सी पीपल्स पार्टी ने तीर मार लिया था? कुछ भी नहीं इन्होंने किया था पकड़ के। आज अगर रेलवे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है तो मुझे ये बताएं कि रेलवे के अंदर 75,000 मुलाजिम अब्दुल्ला साहब रेलवे के अंदर मौजूद हैं, 75,000 मुलाजिम, और उसके अलावा इतना बड़ा जो सेटअप है, कितनी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए थे जो हमने वागजार करवाए हैं। ये कराची सर्कुलर रेलवे का हाल आप कराची में ही है ना, आपके इलम में को जितना साफ करवा सके वो करवाया, से मुताल्लिक वो एक अलग पहलू तो और है। बता दीजिएगा, हमने जो इंटरवेंशंस किए, एक मेंटेनेंस बजट, एक साथ ही जोड़ दीजिएगा ना कि मेंटेनेंस बजट का एतराज उठाया, फिर साथ ही आपने जमीनों के कब्जे की चले बात कर ली, तो वो कह रहे थे रॉयल पाम हमने लड़ाई लेके खाली कराया, अब तक किसी को दे नहीं सके चलाने के लिए, 11 रेलवे स्टेशन बनाए, उसमें कमर्शियल एरियाज बनाए, उसमें दुकानें नहीं दे सके। देखें, वो एक अलग कहानी है, दे सके नहीं दे सके, वो इनके कहने पे नहीं खाली हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने खाली करवाया है। इनको मेरे ख्याल में सच जो है ना वो भूल जाते हैं, आधी बात बताते हैं, और वो खाली भी अब हमारे दौर में हमने कब्जा लिया है। ये तो गए थे मसूफ वहाँ से, इनके दौर में तो वापस उनके पास चला गया था। ये हकाइक बताए ना, आपके मीडिया हफीज़ शेख साहब को ले ले, वो अमीन हफीज़ पुराना रिपोर्टर है लाहौर का, हमारे साथ ही सड़कों पे जब हम सियासत करते थे साथ ही रिपोर्टिंग करता होता था, उसको पता है सारी चीज़ों का। ये हमारे दौर में रॉयल पाम भी जो है वो वापस आया है। लेकिन मैं फिर आपको ये बात कहूँगा कि ये जो कह रहे थे प्रीलिमिनरी डिज़ाइन हो गया था, कंसल्टेंट हायर हो गया था, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। इन्होंने एक PC1 बनाया था हवा में, जिसमें कोई नहीं थी, उसकी डेप्थ नहीं थी, कोई टेक्निकली वेट नहीं था। वो इन्होंने बनाया था 9.2 बिलियन डॉलर का, जो काम हम 6.8 बिलियन डॉलर पे कर रहे हैं। इन्होंने रेलवे के अंदर अरबों रुपए के इंजन लेके खड़े कर दिए। फ्रेड वैगन्स आपके पास नहीं है, आपके पास पैसेंजर वैगन्स आपके पास नहीं है। जो रेलवे की फैक्ट्रियां हैं वो तबाह बर्बाद हुई, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। ये जो मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, आज कह रहे थे जी स्पीड चेक्स होते हैं, स्पीड चेक्स होते हैं, लेकिन ये जिस पार्ट के ऊपर हादसा हुआ है उस हादसे के ऊपर कोई स्पीड, उस पार्ट पे कोई स्पीड चेक नहीं था। ये भी एक जो है वो मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है। लेकिन फिर भी जो तहकीकात होती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। आया ड्राइवर की गलती है, आया सिग्नल वाले की गलती जो है। FTIR की अगर रिपोर्ट के, वैसे तो यहाँ पे ह्यूमन एरर नहीं है सर। आप मेरी सुनेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा ना, साथ सुनेंगे तो फिर काम चलेगा। मैं कह रहा हूं हमने लोगों को एजुकेट भी करना है ना साथ में। एक जब अब्दुल्ला साहब हम भी बैठे हुए ना, डिबेट उस वक्त होती है, वजीर साहब के साथ शो करना था तो हमें क्यों बुलाया ना, हमें भी तो बोलने दे। जवाब ये नहीं देगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं सर। सुन लें जरा। देखें, मामला ये है कि ये इंक्वायरी के अंदर ये तमाम चीज़ें भी सामने आ जाएंगी, जिम्मेदारी भी फिक्स हो जाएगी। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक एहसासा है, इसको ब्लेम गेम से बाहर निकालें और ML1 की जो मजाक ना बनाया जाए, ये जरूरत है। ये रेलवे को एक नई जिंदगी देने वाली बात है।
नई जिंदगी की जरूरत है? क्या कादिर साहब इस पर जुडिशल इंक्वायरी बनाने की हिमायत करते हैं या नहीं करते? मुस्लिम लीग नून तालबा आया है, ये सवाल उनके सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू कैपिटल टॉक। और ना सिर्फ ख्वाजा साद रफीक बल्कि एहसन इकबाल साहब भी ये कहते हैं कि ML1 का डिज़ाइन जो है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन मुकम्मल हो गया था और फ़ारूक हबीब साहब ने इनके तमाम दावों की तरदीद करती है। वो कहते हैं ये झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे मौजूद हैं। कादिर साहब, आपसे जानेंगे कि अब जाहिर है कि दोनों तरफ से ही दावे और बयानात सामने आ रहे हैं। आप बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अगर करना है तो जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाए। आप इस मुतालबे की हिमायत करते हैं जो अपोजिशन की दूसरी जमात की तरफ से सामने आया है? बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसका आटा चीनी जैसा इंक्वायरी का अशर नहीं होना चाहिए और इसका अशर पिछली इंक्वायरी की तरह नहीं होना चाहिए, चाहे किसी की दौर में भी हो। तो मेरा सवाल ये है कि ये कमीशन, कमेटियाँ, ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? सीधा सा सवाल है, आप ML1 के चक्कर में पड़े हैं। बात सीधी सीधी है, जब एक ख़राब था ट्रैक और इस नाकारा था, रिपोर्टर अमीन हफीज़ साहब दे चुका है, तो उसके ऊपर क्यों रेलवे चला है? क्यों लोगों की ज़िंदगी से खेला गया? इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर आज़म है? क्या वज़ीर रेलवे है? और फिर वज़ीर रेलवे, मुझे तो हैरान हूँ, जिसको ये चपरासी नहीं रख रहे थे उनको ये पहले वज़ीर रेलवे रख दिए और फिर उसे ऊपर तरक्की दे के वज़ीर दाखिला बना दिए। तो सवाल ये, इससे पहले जो आटा चीनी वाला स्कैंडल था वहाँ भी वज़ीर मौसूफ को उससे अच्छी वजारत दे दी है। सवाल ये है कि आखिर हम तो बुरे सही, हमारे बारे में तो ये बहुत कुछ कहते रहे हैं, 126 दिन का धरना आगे हुकूमतों के खिलाफ करते रहे, लेकिन सवाल ये है कि ये तो दूध की दुले हुए, ये तो रियासत मदीना के दावेदार है। ये बताया कि ये जो इतनी जाने ज़ाय हुई है, अभी असम्बली की आपका रिपोर्ट 40-45 बता रहा था, असम्बली के इजलास में वहाँ पे जो बात हो रही थी कि 100 से ज़्यादा शहादतें हुई है। तो आप मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? शहादतें 1 हो या 100 हो, लेकिन 100 हो तो उसके ऊपर एक मजीद एक लम्हा फ़िक्र की बात है। और हम कमिश्नरों के चक्कर में पड़े हुए, हम ML1 के चक्कर में पड़े हुए, लोगों की ज़िंदगी से खेलने का ये खेल कब ख़त्म होगा, किस तरह होगा? और दूसरी बात, मैं फ़ारूक हबीब साहब की खिदमत में अर्ज करूं, ज़ोब रेलवे स्टेशन मेरे दादा ने ज़मीन फ्री में अंग्रेज़ को दिए, आज कब्जा हो गया, इनके अफसरान वो क्वार्टर किराए पे दिए। क्या इसके लिए कुछ करेंगे? क्या इसके लिए इक़दाम करेंगे? जब आपका पूरे का पूरा रेलवे स्टेशन ही कब्जा हो जाता है, किराए पे आपके अफसरान देते हैं, तो आप क्या गिला करेंगे? किसे करेंगे? बहुत से सवालात आपने भी उठा दिए हैं। फ़ारूक साहब, अमीन साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन एक तो कुछ फ़ारूक साहब के सवालात का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अमीन हफीज़ भी हमें बता रहे थे, जब FDIR की रिपोर्ट ये कहती है कि DS सक्खर इज़ अनफिट फॉर द जॉब, और ये आया जी मार्च में, हादसे के बाद ये तकर्रुर किया गया था इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। उसके बाद ही स्टिल सर्विंग, फिर ये सारे मामलात, और फिर चेयरमैन रेलवे का गिलानी साहब का आज सुबह का जियो न्यूज़ को दिया गया बयान कि ये ML1 जब तक नहीं बनेगा तब तक हादसा नहीं रुकेंगे, और ज़ाहिर है जो मौजूदा ट्रैक है उसकी रिपेयर मुरम्मत करेंगे तो उस पर करोड़ों रुपए खर्च आएगा, तो ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो सर क्या करना है? फिर पैसे ज़ाया होने के खर्चे से जाने ज़ाया करते रहेंगे? नहीं, देखें, एक जान भी जो है वो कीमती है। ये तो ऐसा नहीं है, वो रेलवे के अपने सेट SOPs हैं और रेलवे का पूरा जो है वो हेडक्वार्टर्स के अंदर AGM इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट है पूरा जो इसको चेक करते हैं, मेंटेनेंस को, ट्रैक की हालत को, और वो मेंटेनेंस वक्तन फ़वक्तन जो है वो साथ साथ चलती रहती है। जहाँ तक रह गई बात, क्योंकि वो अगर ट्रैक बिल्कुल चलने के काबिल ना हो तो उस पर बिल्कुल इजाज़त भी नहीं देते। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर ट्रैक की हालत किसी जगह पे बहुत मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर उन्होंने स्पीड चेक्स रखे हुए हैं कि इतनी स्पीड के ऊपर ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजर्स का हिस्सा हैं। इन्हीं चीज़ों को इंक्वायरी के अंदर देखना है कि कहाँ कहीं इस किस्म की चीज़ की वायलेशन तो नहीं हुई, जहाँ उसका जवाब उसके अंदर आ जाएगा। जहाँ तक रही बात, सुन लेना, जहाँ तक रही बात गिलानी साहब के हवाले से आपने बात की, तो ML1 जो है, ML1 की जो बार बार हो रही है, ML1 जो है वो वे फॉरवर्ड है, यानी ये रेलवे की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री चेंज कर देगा ना। 160 की स्पीड में ट्रेन चलेगी, जो अभी हादसा हो जाते हैं क्रॉसिंग्स के ऊपर, क्रॉसिंग्स रिप्लेस हो जाएंगी अंडरपासेस के साथ, ब्रिजेस के ऊपर अनमैन्ड क्रॉसेज हैं, 500 के करीब अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं। वो किसने बनानी है? वो सूबों ने बनानी है। अब सिंध हुकूमत ने अभी अपनी सैकड़ों के करीब अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं जो इन्होंने रेलवे से ली हुई हैं, उनके ऊपर फाटक के पैसे इन्होंने नहीं दिए, पंजाब ने दिए हैं, इन्होंने नहीं दिए। बाकी सूबे भी ताउन कर रहे हैं, ये भी ताउन करें। इतनी लंबी तफसीलात हैं, अगर वो मैं आपसे डिस्कस करना बैठ जाऊँ
सिर्फ हादसे की एक वजह दो काफी- ट्रेनों को आपस में टकराना नहीं है। हादसा ये लेवल क्रॉसिंग क्रॉस फिर करते जाहिर है- वक्त भी हो जाता है, डिरेलमेंट भी हो ये सकती है। तवील बहस बहुत है सारी जिसमें चीजें। जाहिर है, अब्दुल्ला लेकिन साहब, इस अब्दुल्ला बहस में साहब, हम ये उलझे वही रहेंगे। जवाब आपको मिल इसमें हम गया उलझे कि रहेंगे। जो सर, भी हकायक- आप उसे सवाल करेंगे बोले पिछली हुकूमत, इससे बड़ी सर, ये लतीफी तो भी बन मौजूदा गया हुकूमत पिछली की हुकूमत, हकायक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सवाल मैं है। कह रहा हूं ना। हकायक मंजर राइट आम ऑफ पर वे आएंगे आप जब ले इंक्वायरी रहे हैं होगी। ना। एक और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक और अहम इशू पे बात करनी है, और वो है वो जो ऑर्डिनेंस जो मुस्लिम लीग नून जो है अदालत चैलेंज कर दिया है, और ऑर्डिनेंस है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक आइंदा इलेक्शन में देने से मुताल्लिक, जिस पे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने मई के शुरू में एक ऑर्डिनेंस जारी किया। अब मुस्लिम लीग नून इस हवाले से शदीद रिजर्वेशंस का इजहार कर चुकी है। वो कहते हैं जी पार्लियामेंट को बाईपास करके जो भी कानून साजी की जाएगी उसको मुस्तरद करेंगे, और पहले इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हों, उसके बाद उनकी टीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर तजर्बे करती रहे। अमीन उल हक साहब, आपकी तरफ आएंगे। हुकूमत का तो एक मौक़िफ़ है, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप क्या चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो उधर 2023 के इंतखाबात हैं वो मॉडर्न लाइन्स में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी, मुमकिना तौर पर वोट का हक भी हासिल होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आप इन तमाम मुतालबात में हुकूमत के साथ हैं क्या? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी ख्वाहिश है और इस पर अमल होना भी चाहिए। अच्छी बात यह है कि जिसे कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने जो इंटरनेट वोटिंग फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी, इसकी ज़िम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ये तमाम जिम्मेदारी बड़े खुशअस्लूबी के साथ निभा रही है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया। जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की, हमने नादरा के साथ बैठाया, और हमने जिसे कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी साथ बैठी, और हमने फैसला किया कि वे फॉरवर्ड आगे कैसे बढ़ा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मेरे बिल्कुल ये साफ और शफाफ सोच थी कि आई वोटिंग को फ्रंट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लीड करना है। क्यों? क्योंकि मैं अगर एज ए मिनिस्टर के तौर पर अगर आई वोटिंग फॉर जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कोई भी काम करूंगा तो मेरे सियासी मुखालफिन मुझ पर शकूक और शुबात का मुजाहरा करेंगे, और इसी वजह कर हमने फैसला किया कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिटर्न में, मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब रिटर्न में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लिख के दिया कि यस आप वे फॉरवर्ड करें, तो हमने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या किया, एक कंसल्टेंट हायरिंग किया, और उसके 3 टीओआर रखे। हमने ये रखा फैसला किया है कि जो पूरे दुनिया के तमाम ममालिक में जो बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है उसको अपनाने के लिए कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंसल्टेंट थे, इसने 31 मई को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, और वो रिपोर्ट हमने 1 जून को इलेक्शन कमीशन ठीक है। इसकी टेक्निकलिटीज क्या है इसमें अमीन साहब, हम आपसे मजीद बात करें। हबीब साहब, हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है हमारे सामने ही है, लेकिन ऑल्दो मुस्लिम लीग नून इस मामले को अब अदालत में ले गई है, लेट्स सी क्या फैसला आता है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी भी हम आवाज़ है मुस्लिम लीग नून की, ये पीपल्स पार्टी से पूछेंगे। फारूक साहब, आपको गालिबन कहीं मसरूफियत है, कहीं निकलना है, इसलिए आपने हमें वक्त दिया कीमती, आपका फिलहाल शुक्रिया। ब्रेक के बाद दीगर मेहमानों के साथ मजीद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू कैपिटल टॉक। कादिर खान मंदोखेल साहब, कादिर साहब, मुस्लिम लीग नून के मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब तो अब कोर्ट में ले गए हैं सारे मामले को। ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक? देखिए, ये इनका पूरा इन्हिसार है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर, क्योंकि इनका खैरात, चंदा, ज़कात, बनी गाला का मेल, इनके जो यूनिवर्सिटी है और अस्पताल है, ये उन्हीं पे चल रहा है। अब ये उन लोगों से ये उम्मीद रख रहे हैं कि ये उनको वोट भी दे देंगे। इनको पता नहीं ये है कि अभी 2.5 साल इनकी हुकूमत का जो हाल हुआ है, और अल्लाह ना करे 5 साल पूरे करे तो कितनी गालियाँ पड़ेंगी वो आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात ये कि ये बार बार इलेक्ट्रॉनिक और ये सारी चीज़ें वोटिंग की बात कर रहे हैं। क्या इस पाकिस्तान में हर जगह बिजली मौजूद है? क्या हर जगह ये सिस्टम मौजूद है जो ये कर रहे हैं? लेकिन अगर वो ज़ोर दे रहे जुल्फ़ी बुखारी जैसे लोगों को वापस लाने के लिए, इनकी तो बस चले कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी दे दे। मगर सवाल ये है कि ये हर मर्दा, लेकिन सिर्फ मैं दोबारा कहता हूँ, इनको पता चल जाएगा अगर ये उन्होंने इसका इस्तेमाल दे भी दिया है या पास भी हो गया असम्बली से, जो कि मुझे इस वक्त मैं पार्टी का वर्जन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती दे रहा हूँ, कि अगर ये पास भी हो गया है
तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे ज़्यादा जिस तरह रियासत मदीना का उन्होंने दावी किए है, जिस तरह 3 महीने में पाकिस्तान को पता नहीं फ्रांस और बरतानिया के बराबर लाना था, वो ख्वाब तो उनका चकनाचूर हो गए और लोगों के हौसले पुस्त हो गए सारे। अब मैं सिर्फ इतना हवाला लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, आप समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म की जब बात हो तो तमाम पार्लियामान की जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए? ऑर्डिनेंस से शायद ये काम बनेंगे नहीं अल्टीमेटली। देखिए, ये जो सदर मुमलिकत साहब बैठे हुए हैं, जो 2500 मुलाजमीन के साथ महल में बैठे हुए हैं, जिनको ये महलों को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी बनाने के ओर गए, उनका क्या काम है बेचारे का? आज ही असम्बली का इजलास चल रहा है, तो आप मुझे बताओ कानून क्या कहता है? जब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो वहाँ पे आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हो, और ऑर्डिनेंस भी अगर आप लाओगे तो वो कोई इमरजेंसी नोयत का हो तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? अभी तो इलेक्शन इनके बकौले 2023 में हो रहे हैं, तो आज क्या ज़रूरत है? असम्बली का इजलास चल रहा है, वहाँ पेश कर दे, डिबेट कर दे, अगर लोगों ने इसकी हिमायत कर दी है तो अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, कादर साहब आपका मौक़िफ़ तो आया। अमीन साहब, आप क्विकली ये बताइएगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो सारे मामलात उसके देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम 2023 के इंतखाबात जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, और आपको पता ही है हमारे यहाँ इलेक्शन इससे काबिल जो भी होते हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन जमातों के सामने ही आ ही जाते हैं, जो अल्टीमेटली हुकूमत में फिर नहीं होती हैं, अपोजिशन में आती हैं, हम हैंडल कर सकते हैं टेक्निकली ये सारा कुछ इस तरह से? यस अब्दुल्ला, मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो मुझे अफसोस हुआ अपने साथी भाई, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में ज़रा गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। हमें समझना पड़ेगा कि अरबों रुपए वो रेमिटेंस के तौर पे पाकिस्तान को भेजते हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि यस, उनका हक बनता है कि वो भी पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लें, और इसी ब्रॉड माइंड तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ IT अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? हम इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि हर सूरत में 2023 के इलेक्शन में अमीनुल हक साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन आपका ये मौक़िफ़ हमारे तक पहुंच गया कि आप MQM पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हामी हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, आपका भी शुक्रिया। ट्रेन हादसा हुआ, इंतसनाक है। इंक्वायरी में जो कुछ भी सामने आए, बेहतरी की उम्मीद तो हम सबको ही है, होनी भी चाहिए, लेकिन बेहतरी की उम्मीद ऐसे में क्या करें जब हमारे जिम्मेदारान इस तरह की बातें करें? ये सुनते जाइए, आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाअल्लाह। हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है